नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न उत्तर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और जो विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं हैं, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के भी क्लास किए गए हैं। इसके अलावा हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं जिसमें 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। ये प्रश्न आपका जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न नेट में भी कई बार पूछा गया है। तो आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना मानी जाती है। तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवनी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है जीवनी के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है। तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रभाकर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी नेट में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं माना जाता। तो इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं माना जाता, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अज्ञेय जो हैं ये जीवनी लेखक नहीं माने जाते। बाकी डॉक्टर राम विलास शर्मा, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर, ये जो हैं ये जीवनी लेखक माने जाते हैं, परंतु आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यास जीवनी मानी जाती है, तो उस जीवनी का नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यास जीवनी है, तो उस जीवनी का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवारा मसीहा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी कृति जीवनी विधा के अंतर्गत नहीं आता है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बसेरे से दूर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बसेरे से दूर जो है ये जीवनी के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बसेरे से दूर जो है ये आत्मकथा के अंतर्गत आता है। बाकी 84 वैष्णव की वार्ता,
भक्तमाल और मालवीय जी के साथ 30 दिन, ये जो है जीवनी के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं मानी जाती। तो इनमें से एक कृति जीवनी के अंतर्गत नहीं आती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अन्या से अनन्या। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अन्या से अनन्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विश्वनाथ त्रिपाठी जो हैं ये व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो यादों की बारात किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोश महिलावादी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जोश मलिहाबादी इसके लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो यादों की बारात जो है ये जोश मलिहाबादी की आत्मकथा मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? तो विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है और इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो अस्ति और भवती के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका का नाम क्या है? तो एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मन्नू भंडारी जो हैं ये एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका मानी जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा के अंतर्गत नहीं आती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल। ये जो है ये आत्मकथा के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी अर्धकथा, निज वृतांत और मेरी आत्मकहानी ये जो है ये आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर और ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि अब मैं नाचियो बहुत गोपाल ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं
अमृतलाल नागर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र कालिया। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। रविंद्र कालिया जो हैं ये गालिब छूटी शराब के लेखक हैं और ये प्रश्न भी पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा के अंतर्गत आती है? तो इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा के अंतर्गत आती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्ध कथानक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अर्ध कथानक जो है ये आत्मकथा के अंतर्गत आता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है बनारसी दास जैन। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि अर्ध कथानक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, अर्ध कथानक किस विधा की रचना मानी जाती है? तो अर्ध कथानक किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आता है और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में और फिर से ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। तो दो बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा है? तो बनारसी दास जैन ने क्या लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी की पहली आत्मकथा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इन्होंने जो है हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है बनारसी दास जैन ने। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध कथानक किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आत्मकथा। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वो प्रश्न पूछा गया है कि अर्ध कथानक किस विधा की रचना मानी जाती है? और इस बार ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तरुण के स्वप्न। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तरुण के स्वप्न जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पहली उनकी आत्मकथा मानी जाती है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। तरुण के स्वप्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो आत्मनिरीक्षण
किसकी आत्मकथा मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेठ गोविंद दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेठ गोविंद दास जो हैं ये आत्मनिरीक्षण के लेखक माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास निमिष राय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मोहनदास निमिष राय ने पहली आत्मकथा लिखी है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति मानी जाती है? तो जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये जूठन के लेखक माने जाते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा मानी जाती है? तो जूठन किस रचनाकार की रचना मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से दलित आत्मकथा कौन सा नहीं माना जाता? तो इनमें से कौन सा दलित आत्मकथा नहीं माना जाता, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरी असफलताएं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। मेरी असफलताएं जो है ये दलित आत्मकथा के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी अपने अपने पिंजरे, जूठन और तिरस्कृत ये जो है दलित आत्मकथा के अंतर्गत आता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, तुलसीराम। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तुलसीराम जो हैं ये मणिकर्णिका के लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, मुर्दहिया किस लेखक की रचना मानी जाती है? तो मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीराम। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, तुलसीराम। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
अमृता प्रीतम, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। अमृता प्रीतम की ये आत्मकथा मानी जाती है, रसीदी टिकट। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की कौन सी विधा की रचना मानी जाती है? तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये राजेंद्र यादव की कौन सी विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बसेरे से दूर। ये जो है ये गलत है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी मेरी जीवन यात्रा, इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन, ये बिल्कुल सही है। सिंहावलोकन, इसके लेखक हैं यशपाल, ये भी सही है। नीड़ का निर्माण फिर, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, ये भी सही है। परंतु बसेरे से दूर, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम विलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर राम विलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 3 खंडों में ये विभक्त है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशपाल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो यशपाल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंहावलोकन। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा जीवन प्रभा किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो मेरा जीवन प्रभा किसकी आत्मकथा मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियोगी हरि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। वियोगी हरि जो हैं ये मेरा जीवन प्रभा के लेखक हैं और ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और ये प्रकाशित हुई थी 1948 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में के सिलेबस में आपको ये आत्मकथा देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति मानी जाती है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना मानी जाती है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है। तो इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी कलम का सिपाही ये जो है ये जीवनी के अंतर्गत आती है। इसके बाद अतीत के चलचित्र ये जो है ये रेखाचित्र के अंतर्गत आती है। और जहाज का पंछी ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं इसकी विधा क्या है। तो ये जो है आत्मकथा है। कलम का सिपाही जो है ये जीवनी के अंतर्गत आती है। अतीत के चलचित्र ये जो है रेखाचित्र के अंतर्गत आती है। और जहाज का पंछी ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी साहित्य के जो कुछ प्रसिद्ध गद्य विधाएं हैं जैसे आत्मकथा और जीवनी की चर्चा की। आज हमने इसके कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।